हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा पादप उत्तक और जंतु उत्तक। जंतु उत्तक में भी हम पढ़ रहे हैं संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हमने इसमें प्रीवियस वीडियो में अपने कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स जो कवर किए हैं वो हैं संवहनी या तरल उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक और सघन संयोजी उत्तक। इट मीन्स वेस्कुलर फ्लूइड टिश्यू, एरियोलर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम अभी क्लियर कर चुके हैं। हमने उसमें एडिपोज टिश्यू भी देखे या वसीय उत्तक। वसीय उत्तक क्या थे? ये वसीय उत्तक होते हैं जो पूरी बॉडी में मिलते हैं और ये उस मैट्रिक्स में जो वसीय उत्तक होते हैं उनके मैट्रिक्स में वसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बड़े आकार की होती हैं। जिसका क्या कार्य होता है? जिसका कार्य होता है वसा को इकट्ठा करना, वसा को स्टोर करके रखना, ठीक है। और वो कहाँ होती है? स्किन के नीचे होती है, जिसकी वजह से वो स्किन का मत के बाहर जो टेम्परेचर है उसको जाने से रोकती है, या ये कहिए कि वो शरीर के तापमान को, शरीर के अंदर जो हीट है, गर्मी है, उसको बनाए रखती है, ठीक है। और उसके तापमान को रेगुलेट करती है, उसको बराबर नियंत्रित करती है, ठीक है। और जो ये वसीय उत्तक होते हैं, ठीक है, जो ये वसीय उत्तक जिसमें वसा बहुत ज़्यादा कलेक्ट होती है, ठीक है, ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? ये बॉडी में उस पार्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर वसा इकट्ठी होती है, सही है। ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं जैसे किडनी है, ठीक है, उसको क्या करती है? उसको भी बाहर के इंजरी से बचाती है। उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा फैट टिश्यू, ये फैट सेल्स पाई जाती हैं, वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं इस वीडियो में कंकालीय उत्तक यानी कि स्केलेटल टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, स्केलेटल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये क्या करता है? ये पूरी बॉडी को एक शेप देता है, या ये कहिए कंकाल जो होता है, स्केलेटल जो होता है, वो क्या करता है? एक फ्रेम एज ए फ्रेम काम करता है, जैसे एक बॉडी को पूरा फ्रेम देने का काम करता है, उसको शेप देने का कार्य करता है, ठीक है। और उसी में जो स्केलेटल उत्तक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होती है अस्थि और एक होती है उपास्थि। अब ये अस्थि, उपास्थि, बोन, कार्टिलेज, ये अलग अलग कैसे हो गई? क्या रीज़न है कि ये अलग अलग होती है? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसमें बताया कि जितने भी ये संयोजी उत्तक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ये इसलिए अलग किए गए थे क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है, सही है। तो जो मैट्रिक्स ज़्यादा है इसीलिए इनको अलग किया है, और यही रीज़न है कि कंकालीय उत्तक में भी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि मैम एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अस्थि उपास्थि है, बोन और कार्टिलेज है, उस पर आप कह रहे हो मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैट्रिक्स इसमें लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। जो कंकालीय उत्तक में मैट्रिक्स है वो ठोस फॉर्म में है, ठीक है, ठोसीय भाग होता है, ठोस है। अब जो उसका मैट्रिक्स का ठोस प्रवृत्ति है उसके आधार पर जो स्केलेटल टिश्यू है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला अस्थि और दूसरा उपास्थि, सही है। अब हमारे पास अस्थि में आते हैं बोन्स। जो जितने भी आप बोन्स तो समझते होंगे, बोन्स क्या होती है? जितनी भी बोन्स होती हैं, ठीक है। अब बोन्स का कार्य क्या होता है? बोन्स का कार्य होता है जितनी भी मसल्स होती हैं, जितनी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां हैं शरीर पर, उन सब कंकालीय पेशियों के साथ, देखिए बोन्स अपने से कोई कार्य नहीं करती है, उसको कार्य कौन कराती है? मसल्स, ठीक है। तो वो मसल्स के साथ जब कनेक्ट हो जाती है तो वो किस में? मूवमेंट में हेल्प करती है, कोई भी कार्य करती है, ठीक है। तो उसको कार्य कराने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको एक हार्डनेस देने के लिए काम करती है कौन? बोन्स, ठीक है। अब बोन्स में क्या होता है कि बोन्स में जो टोटल मैट्रिक्स है, या ये कहिए जो ठोस मैट्रिक्स है,
उसको 30 और 70% में डिवाइड कर दिया जाता है। 30% ये बॉन्ड्स का 30% जो पार्ट होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। कौन से होते हैं इसमें? कार्बनिक पदार्थ होते हैं 30%, और 70% कौन से होते हैं? इसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, 30% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 70% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्लियर? इतना हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि जो अस्थि है उसमें क्या होता है। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, सही है। अब इसमें जिसमें 30% कार्बनिक है, 70% अकार्बनिक पदार्थ हो गए, उसी के अंदर एक जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये हो गई आपकी अस्थि की संरचना। अब हम देखते हैं ये इस तरह से क्या है, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये अस्थि का कैसे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक अस्थि कोशिका है, ये मैट्रिक्स में बिखरी हुई है, सही है। या ये कहिए कि जो कंकालीय उत्तक है उन उत्तक में अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैट्रिक्स में जो अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं ये वो एक कोशिका है। तो ये एक अस्थि कोशिका, ठीक है। अब ये अस्थि कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये अस्थि कोशिका कंकालीय उत्तक के मैट्रिक्स में, जो ठोस मैट्रिक्स है उसमें जो खाली स्पेस है, कौन सा क्या होता है? लेमिना। ठीक है, जो लेक्यूना जो खाली स्पेस है उसके अंदर ये अस्थि कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब ये लेक्यूना में पाई जाती है अस्थि कोशिका। इस कोशिका के अंदर एक मैट्रिक्स भरा होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, सही है। अब ये एक कोशिका है जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर मैंने बताया कोशिका द्रव। देखिए जितनी भी कोशिकाएं हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर पाए जाने वाला केंद्रक और कोशिका द्रव। तो इसके अंदर भी कोशिका द्रव है, जब कोशिका है तो कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य जो है ये कैसे होता है? ये मेम्ब्रेन जो होती है इसमें ये प्रवर्ध के रूप में, नॉब के रूप में निकल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य प्रवर्ध। देखिए ये यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो कोशिका प्रवर्ध होते हैं ये क्या काम करते हैं? जब ये दूसरी कोशिका प्रवर्ध जो होते हैं उसमें समान प्रवर्ध जो कोशिका द्रव्य प्रवर्ध होते हैं उसमें समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सारे प्रवर्ध मिलते हैं, समायोजित होते हैं, वो बनाते हैं संकेंद्रीय वलय। एक रिंग वलय मतलब रिंग, एक संकेंद्रीय वलय होता है जहाँ पर ये कोशिकाओं के प्रवर्ध आपस में संयोजित हो जाते हैं। समान प्रवर्ध जो होते हैं वो इसमें आपस में मिलकर संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कोशिकीय जो प्रवर्ध बन गए संकेंद्रीय वलय, ये आपस में मिल गए, तो ये जो वलय मिलते हैं ये इनके बीच में एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं हैवर्सियन नलिका। क्या होती है? हैवर्सियन नलिका। ठीक है, ये हैवर्सियन नलिका इनके जो कोशिकीय द्रव्य प्रवर्ध जहाँ मिल रहे हैं संकेंद्रीय वलय में उसमें मिलती है, और ये हैवर्सियन नलिका की वजह से ही होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हैवर्सियन लैमेले भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये अस्थि है, जो अस्थि कंकालीय उत्तक का मैट्रिक्स के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक अस्थि और एक उपास्थि। अब अस्थि जो होती है उसमें ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, और ऑस्टियोसाइट जो जीवित कोशिकाएं होती है, ऑस्टियोसाइट से ये कोशिकाओं से ये मिलती है इसके अंदर। अब ये कोशिका उस मैट्रिक्स में अस्थि कोशिका पाई जाती है। अस्थि कोशिका में केंद्रक होता है, और जो कोशिकीय द्रव है तो वो कोशिकीय द्रव्य प्रवर्ध बन जाते हैं। जो समान प्रवर्ध आपस में संकेंद्रीय वलय बनाते हैं, आपस में संयोजित होकर संकेंद्रीय वलय बनाते हैं, और उन्हीं वलय में हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती है। हैवर्सियन नलिकाएं
पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ। और इसके मैट्रिक्स में 30% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 70% अकार्बनिक लवण वगैरह होते हैं। ये हमारा सही हुआ। ये बहुत हार्ड होती हैं, अस्थि बहुत हार्ड होती है, इसमें किसी भी तरह का लचीलापन नहीं होता, थोड़ा भी लचीलापन नहीं होता। और ये क्या होता है कि ये किससे जुड़ी होती है, दो अस्थि, ये लिगामेंट से जुड़ी होती है। उसके बाद इनका काम क्या होता है, इनका कार्य होता है, मसल्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। मसल्स कार्य करती हैं, ये उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। बोन्स अपने से काम नहीं करेगी, कौन करेगा, बोन्स के को मसल्स कार्य कराती है, मगर ये मसल्स को कार्य करने में सपोर्ट करते हैं। ये क्लियर हुआ। अब सेकंड देखते हैं हम अस्थि के बाद उपास्थि। ये स्टूडेंट्स, अब अस्थि के बाद आता है उपास्थि। तो उपास्थि मीन्स कार्टिलेज। क्लियर। तो कार्टिलेज क्या होता है, देखिए कार्टिलेज भी क्या होता है, ये भी एक ठोस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मगर इसमें बहुत सारे खनिज यानी कि मिनरलाइजेशन जो होते हैं, खनिजी भवन मिनरलाइजेशन की वजह से, कम होने की वजह से इसमें लचीलापन आ जाता है, ठीक है। ये अस्थि की तरह एकदम हार्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये कैसे होते हैं, उसकी तरह मजबूत तो होते हैं मगर हार्ड ना होकर थोड़े लचीले हो जाते हैं। इसी कारण इनको अलग कैटेगरी में डाला गया, इसीलिए इनको कहा गया उपास्थि, ठीक है। तो ये बोन की तरह है, मजबूत है मगर कैसे हैं, लचीले हैं, इसीलिए बोन होकर भी बोन नहीं है, अस्थि होकर भी अस्थि नहीं है, ये उपास्थि है, ठीक है। अब हम देखते हैं उपास्थि का ये स्ट्रक्चर। तो देखिए उपास्थि में क्या है, इसमें सबसे पहले एक पेरिकॉन्ड्रियन नामक उत्तक पाए जाते हैं, या पेरिकॉन्ड्रियन वो उत्तक होते हैं, उनकी एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो उसके नीचे इसमें रक्त वाहिनियाँ होती हैं, केंद्रक है, और इसमें मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स। कॉन्ड्रिन मीन्स एक प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा होती है शर्करा भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ। इसके ठोस मैट्रिक्स में प्रोटीन, कौन सा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और साथ में उनमें शर्करा भी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है। और अस्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई गई थी, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। उसमें प्रोटीन था ओसिन प्रोटीन और इसमें प्रोटीन है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्लियर। देखिए अस्थि थी तो अस्थि में प्रोटीन था ओसिन प्रोटीन और उसकी कोशिकाएं थी ओसिनोसाइट, ठीक है। और उपास्थि में प्रोटीन है कॉन्ड्रिन प्रोटीन और इसमें कौन सी कोशिकाएं है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसका मेन काम जो होता है वो होता है कि कुछ पार्ट्स को लचीलापन देना, उनकी सेव करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, जैसे वाक नलिका होती है, ठीक है। तो जो वाक नलिका होती है, हमारे लिरिक्स होती है, इसको क्या होता है, इनके ऊपर ये गोल छल्लों की फॉर्म में आ जाते हैं, वलय होते हैं गोल, इस तरह से गोल रिंग की तरह ये आ जाते हैं वाक नलिका के ऊपर, ठीक है। और उसको ये सेव करने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, वाक नलिका के बाद ये हमारे कान पे, जो कान होते हैं उनकी पाइंट्स पे पाए जाते हैं, नोज पे पाए जाते हैं और इनकी मेन काम क्या है, सेफ्टी करना। उसके साथ साथ ये जो लंबी बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी लंबाई में जो होती हैं लंबी बोन्स, उसकी जॉइंट्स पे भी पाई जाती हैं, जिससे ये उनको लचीलापन प्रदान करती है। लचीलेपन की वजह से उनको लचीलापन जो आता है उनके बोन्स के जॉइंट्स पर, वो किसकी वजह से आता है, वो कार्टिलेज की वजह से आता है। क्लियर। तो कार्टिलेज को हम फिर से देखिए। कार्टिलेज क्या होता है, ये एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस मैट्रिक्स होता है, मगर इसमें खनिजी भवन या ये कहिए मिनरलाइजेशन की कमी होती है, अनुपस्थित होता है, मिनरलाइजेशन बहुत कम होता है। तो मिनरल की कम होने के कारण ये कैसा हो जाता है, ये लचीला हो जाता है। इसी वजह से, इसी कारण ये बॉन्ड्स की तरह मजबूत होने के बाद भी लचीला होता है, ठीक है। इसमें
कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और उसके साथ साथ एक शर्करा भी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा होते हैं जो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इनमें कॉन्ड्रोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। और इनके मैट्रिक्स में कौन सा होता है प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नाम की एक लेयर ऊपरी परत होती है, पेरिकॉन्ड्रियम कोशिकाएं जो होती हैं उनकी एक लेयर होती है, ठीक है, ये होता है। ये कहाँ पाई जाती है? वाक नलिका पे पाई जाती है। उसके साथ साथ ये बोन्स होती हैं, उनके लंबी बोन्स के जॉइंट्स पर भी पाई जाती हैं। नोज होती है, नोज के टिप पर, नोज टिप्स पे पाई जाती हैं और ईयर पाइन्स पर भी पाई जाती है। क्लियर? तो ये था आपका अस्थि और उपास्थि। अभी हमने अस्थि और उपास्थि क्लियर। अभी देखेंगे हम अस्थि और उपास्थि में क्या डिफरेंस होता है। अब अस्थि और उपास्थि में पढ़ने के बाद देखते हैं इन दोनों में एक अंतर, क्या क्या अंतर है, डिफरेंस। तो देखिए पहले अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज में। तो मैंने जैसे आपको अभी हमने पढ़ा कि बोन्स कैसी होती हैं? बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, इसमें कोई भी लचीलापन नहीं होता। तो यही पहली इनकी क्वालिटी है कि बोन्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं और लचकहीन होती है। बट कार्टिलेज जो होती है वो कोमल होती है और लचक के साथ होती है, लचीली होती है, ठीक है। कोमल कार्टिलेज कैसी है? कोमल है और लचीली होती है। कोशिका द्रव्य प्रवर्ध पाए जाते हैं। जो अस्थि होती हैं, बोन्स में कोशिका द्रव्य है उसके प्रवर्ध पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य प्रवर्ध पाए जाते हैं। बट कार्टिलेज में जस्ट इसका अपोजिट होता है, कार्टिलेज में कोई भी कोशिका प्रवर्ध नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद आता है जो बोन होती है उसमें लवण, कार्बनिक लवण होते हैं 70% तक और कार्बनिक कितने होते हैं? 30%, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कठोर होती है। बट कार्टिलेज में क्या है कि कार्बनिक पदार्थ तो होते हैं बट अकार्बनिक पदार्थ नहीं होते, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों के ना होने के कारण से ही कार्टिलेज में लचीलापन आ जाता है, जिसके कारण ये लचीली हो जाती है। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ। बॉन्ड्स में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों टाइप के पदार्थ हैं, ठीक है, मगर कार्टिलेज में सिर्फ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। उसके बाद आता है बोन्स। बोन्स में जो प्रोटीन होता है मैट्रिक्स में उसका नाम होता है ओसीन, ठीक है। बोन्स में मुख्य प्रोटीन है ओसीन और कार्टिलेज में मुख्य प्रोटीन है कॉन्ड्रिन, ठीक है ना। कॉन्ड्रिन नाम का मुख्य प्रोटीन होता है। क्लियर? फिर उसके बाद अस्थि, एक लेक्यूला मैंने बताया था ना, मैट्रिक्स में पाए जाने वाला एक खाली स्पेस, ठीक है, जिसमें एक लेक्यूना में केवल एक ओस्टियोसाइट पाई जाती है। ओस्टियोसाइट होती है एक कोशिन की बनी हुई प्रोटीन की एक जीवित कोशिका, जिससे मिलकर ये बॉन्स बनती है, या आपकी ये बॉन कोशिका, ठीक है ना, बॉन सेल जो होती है वो होती है ओस्टियोसाइट। क्लियर? तो ओस्टियोसाइट क्या होती है? जो लेमिना होता है, एक खाली लेक्यूना होता है, उसमें केवल एक ओस्टियोसाइट पाई जाती है, मगर उसमें एक लेक्यूना में, कार्टिलेज में 1 से 4 तक कॉन्ड्रोसाइट पाई जा सकती है। कॉन्ड्रोसाइट वो सेल होती है, वो कोशिका है जो केवल कार्टिलेज में पाई जाती है। जो बोन्स में पाई जाती है वो होती है ओस्टियोसाइट और जो कोशिका, और जो कार्टिलेज में होती है वो होती है कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लेते हैं। बोन्स कठोर होती है, हार्ड होती है और कैसी होती है? लचकहीन होती है। फिर उसके साथ इसमें मुख्य जो प्रोटीन होता है वो ओसीन होता है। इसके ओसीन में एक लेक्यूला में केवल एक ही ओसिनोसाइट कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। इस बोन्स में कोशिकीय द्रव्य प्रवर्ध पाए जाते हैं, बट कार्टिलेज में जस्ट इसके अपोजिट होता है। कार्टिलेज बहुत ज़्यादा मतलब लचीला होता है और कोमल होता है, उसमें कोशिकीय प्रवर्ध नहीं पाए जाते, ठीक है। उस कार्टिलेज में कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं बट
अकार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट नहीं होते, अब्सेंट होते हैं, जिसके कारण कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, लचीला हो जाता है। ठीक है, उसके साथ इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं, जो सेल है जो कार्टिलेज को बना रही है, कॉन्ड्रोसाइट सेल, उसमें कोशिकीय प्रवर्ध नहीं पाए जाते। ठीक है, और इसमें एक लेक्यूना में एक से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स पाई जा सकती है। कौन सी होती है? करीबन 1 से लेकर 4 तक कॉन्ड्रोसाइट पाई जा सकती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस वीडियो में देखा आपको कंकालीय ऊतक, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, कार्य, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस, बोन्स में और कार्टिलेज में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट ऊतक कौन सा है? पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।